Jai Hind everyone. Welcome to Concept Session 1 from the chapter Light. तो चलिए देख लेते हैं जल्दी से कि आज के सेशन में हम लोग क्या क्या डिस्कस करेंगे। सेशन को स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन टू लाइट, फिर हम लोग बात करेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, फिर लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन और आखिरी में कुछ न्यूमेरिकल्स। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं अपने सेशन को विद अ क्वेश्चन। व्हाट इज लाइट? अगर ये क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछूं तो हालांकि आप लोगों को बहुत कुछ पता है लाइट के बारे में, बट जो सबसे जनरल आंसर आता है बच्चों से वो कुछ ऐसा आता है कि लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच प्रोड्यूसेस सेंसेशन ऑफ साइट। कि लाइट एक एनर्जी का फॉर्म है जिसके वजह से हम लोग अपने आसपास की चीज़ों को देख सकते हैं। इसके अलावा अगर किसी स्टूडेंट को कुछ ऐड ऑन करना है फर्दर इन्फॉर्मेशन लाइट के बारे में, तो वो ये कह सकता है कि लाइट जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होने का मतलब है कि लाइट डजंट रिक्वायर मीडियम टू ट्रैवल। तो लाइट को एक प्लेस से दूसरे प्लेस जाना है तो उसको मीडियम की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा अगर हम लोग क्लास 8 का अगर नॉलेज अपना यूज़ करना चाहे, क्लास 8 में जो पढ़ा था कि लाइट ट्रैवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन, तो वो भी चाहे तो इसमें ऐड ऑन कर सकते हैं। तो ये कुछ छोटे मोटे चीज़ें हैं जो हमेशा हम लोग लिख सकते हैं लाइट के बारे में। चलिए सेशन में आगे बढ़ते हैं। और अगर मैं आप लोगों से एक और क्वेश्चन पूछूं कि हाउ डू वी सी ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस, तो अगर आप लोगों को वीडियो को पॉज करना है और इसके बारे में सोचना है तो ज़रूर से सोचिए। अगर आप लोगों ने सोचा होगा तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के आंसर को करने के लिए आपको 3 चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। पहला एक सोर्स ऑफ लाइट, दूसरा एक ऑब्जेक्ट और तीसरा एक ऑब्जर्वर। तो क्या होगा? सोर्स ऑफ लाइट से लाइट रे आएगी, ऑब्जेक्ट को स्ट्राइक करेगी और ऑब्जेक्ट फिर इस लाइट रे को रीडायरेक्ट कर देगा ऑब्जर्वर की तरफ। ऑब्जर्वर इसी रीडायरेक्टेड लाइट रेज को अपने आईज के हेल्प से सेंस करेगा और वो ऑब्जेक्ट को देख पाएगा। अब वो आई कैसे वर्क कर रहा है वो हमारा अगले चैप्टर में है, दैट इज ह्यूमन आई इन द कलरफुल वर्ल्ड। तो उसको अभी फिलहाल हम लोग डिस्कस करके सेशन को स्ट्रेच नहीं करेंगे। तो हम लोग का जो पहला चीज़ हुआ वो था सोर्स। तो सोर्स के बारे में अगर बात करें तो सोर्स भी 2 टाइप के होते हैं। एक होता है लुमिनस सोर्स। ऐसे सोर्स हैं जो लाइट को एमिट करते हैं, जिनकी अपनी खुद की लाइट होती है, जैसे फॉर एग्जाम्पल सन। और दूसरा होता है नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट। ऐसे ऑब्जेक्ट जिनके पास खुद अपनी लाइट नहीं होती है लेकिन वो लाइट रेस को रिफ्लेक्ट करती है, जैसे फॉर एग्जांपल मून। तो ये तो हो गया सोर्स के बारे में बात। अब अगर बात करें कि सोर्स से लाइट रे आया, ऑब्जेक्ट को स्ट्राइक किया और ऑब्जेक्ट ने उसको रीडायरेक्ट कर दिया, तो जो यहाँ पे जो फिनोमेना हो रही है ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो चलिए यही फिनोमेना जो है इसी को हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में बात कर लेते हैं। तो क्या है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट? तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है द प्रोसेस ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट टू द सेम मीडियम आफ्टर स्ट्राइकिंग अ सरफेस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो लाइट रे का आना, किसी सरफेस को स्ट्राइक करना और वापस उसी मीडियम में चले जाना, इसी को हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। और अगर आप थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालें और याद करने की कोशिश करें तो रिफ्लेक्शन और इसके टाइप्स के बारे में आप लोगों ने क्लास शायद 8 में पढ़ा होगा। तो रिफ्लेक्शन में अगर टाइप के बारे में बात करें तो 2 टाइप्स के रिफ्लेक्शन होते हैं, एक होता है रेगुलर और एक होता है इरेगुलर या डिफ्यूज। तो चलिए इसके बारे में भी थोड़ा सा बात कर लेते हैं। रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है? तो इमेजिन कीजिए कि हमारे पास एक पॉलिश्ड सरफेस है और इस सरफेस पे हम लोग क्या कंसीडर करते हैं कि जो हमारे इंसिडेंट लाइट रेज है वो पैरेलल टू ईच अदर है। तो लाइट रेज स्ट्राइक तो कर रहा है लेकिन ये लाइट रेज पैरेलल टू ईच अदर है। अब ये लाइट रेज बाउंस बैक करेगा, लेकिन बाउंस बैक करने के बाद भी अगर लाइट रेज पैरेलल ही रह गई तो हम लोग कहेंगे ऐसे रिफ्लेक्शन को रेगुलर रिफ्लेक्शन। तो अगर लाइट रेज पैरेलल आ रही है, बाउंस बैक कर रही है और बाउंस बैक होने के बाद भी लाइट रेज अगर पैरेलल रहती है तो ऐसे रिफ्लेक्शन को बोलेंगे रेगुलर रिफ्लेक्शन। अब बात कर लेते हैं इरेगुलर रिफ्लेक्शन या डिफ्यूज रिफ्लेक्शन के बारे में। तो इसमें जो सरफेस होगा वो रफ सरफेस होगी, उबड़ खाबड़ होगी, जैसे कि कभी कभी सड़क में गड्ढे हो जाते हैं वैसे ही कुछ रफ सरफेस है। अब इसमें भी अगर पैरेलल लाइट रेज स्ट्राइक करता है तब क्या होगा? तो इसमें जब लाइट रेज बाउंस बैक करेगी तो आपस में पैरेलल नहीं होगी। तो अगर पैरेलल लाइट रेज आके स्ट्राइक करे लेकिन बाउंस बैक होने के बाद लाइट रेज पैरेलल ना रहे तो ऐसे केस में इसको बोलेंगे इरेगुलर या डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। तो ये तो बात हो गया रिफ्लेक्शन और इसके टाइप के बारे में। अब चलते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पे। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को समझने के लिए सबसे पहले इसका हम लोग एक रे डायग्राम ड्रॉ करेंगे। तो कंसिडर कर लेते हैं कि हमारे पास एक प्लेन मिरर है। तो ये हमारा प्लेन मिरर हो गया। इसका जो
इसके एक साइड पे हम लोग ये कुछ इंडिकेट कर देते हैं जिससे पता चले कि रिफ्लेक्टिंग सरफेस कौन सा है, तो दूसरा साइड रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो जाएगा। तो आप लोग कॉपी में ड्रॉ करेंगे तो इसको ज़रूर से बना लीजिएगा। हालांकि मैंने इसको बोल्ड बनाया हुआ है इंडिकेट करने के लिए, बट स्टिल यू ऑल आर ड्राइंग इट इन योर कॉपी, तो इसलिए मैंने ये ड्रॉ कर दिया जिससे कि आप लोग भी ऐसा कुछ बना लें, अदरवाइज पता नहीं चलता कौन सा सरफेस पॉलिश्ड है। ये हम लोग का आ गया इंसिडेंट रे, जो कि स्ट्राइक कर रहा है मेरे सरफेस को ओब्लिकली, मतलब एट सर्टेन एंगल। जिस पॉइंट पे ये स्ट्राइक करता है उसको बोलते हैं ओ पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। आप कोई और नाम भी दे सकते हैं लेकिन बोलेंगे उसको पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। इसी पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे हम लोग क्या करेंगे, एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे। परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री के एंगल पे ये लाइन ड्रॉ हुआ, और इसको नाम दे देंगे नॉर्मल। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको नॉर्मल बोलते हैं। अब इसी पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से ये इंसिडेंट लाइट रे बाउंस बैक करेगा उसी मीडियम में कुछ इस तरीके से, और इसको हम लोग बोलेंगे रिफ्लेक्टेड रे। तो इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे, जो एंगल क्रिएट हुआ नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, और इसको इंडिकेट करते हैं हम लोग, डिनोट करते हैं हम लोग आई से। जो एंगल फॉर्म हुआ नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में, इसको हम लोग डिनोट करते हैं आर से, स्मॉल आर से। इसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये हमारा जो है रे डायग्राम तैयार हो गया रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के लिए। अब चलते हैं लॉज के ऊपर। तो लॉज क्या कह रहा है कि पहला लॉ ये कहता है कि जो इंसिडेंट रे है, नॉर्मल है और रिफ्लेक्टेड रे है, ये तीनों के तीनों एक ही प्लेन पे लाई करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, अगर आप लोग ये रे डायग्राम को अगर कॉपी में बना रहे होंगे तो इंसिडेंट रे और नॉर्मल को अगर आपने पेज पे ड्रॉ किया है, और अगर कोई आपको बोलता है कि रिफ्लेक्टेड रे को पेज पे ना बना के पेज से एक सर्टेन एंगल पे बनाओ, थोड़ा सा ऊपर की तरफ हवा में, तो क्या आप लोग बना सकते हैं? तो वो रिफ्लेक्टेड रे को हम लोग ड्रॉ तो कर ही नहीं पाएंगे। जैसे ही पेज से किसी एंगल पे ऊपर आएंगे तो मतलब हम लोग तो हवा में आ गए, और हवा में एक लाइन ड्रॉ करना तो वो तो हो ही नहीं सकता। तो जब भी ड्रॉ करना होगा आपको रिफ्लेक्टेड रे उसी पेज पे ही ड्रॉ करना होगा, और जैसे ही आप उसी पेज पे ड्रॉ करेंगे तो तीनों एक ही प्लेन में आ गए। और यही जो पहला लॉ है वो कहना चाह रहा है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल, दे ऑल लाई इन द सेम प्लेन। तो एक ही प्लेन में होगा तीनों के तीनों, जब भी जिस प्लेन में होगा तो तीनों एक ही प्लेन में होगा। दूसरे लॉ पे चलते हैं। दूसरा लॉ ये कह रहा है कि द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंस। जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है वो एंगल ऑफ इंसिडेंस के हमेशा इक्वल होगा। तो एंगल आर विल बी इक्वल्स टू एंगल आई। तो ये हमारे दो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन हो गए। इसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज जो हम लोग मिस कर देते हैं वो ये है कि दीज लॉज आर एप्लीकेबल टू ऑल टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ये जो दोनों लॉज है ये सारे रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस पे वैलिड है, सारे टाइप के, चाहे वो सरफेस रेगुलर हो, चाहे वो सरफेस रेगुलर का मतलब मैं स्मूथ बोलना चाह रहा हूँ, स्मूथ सरफेस, पॉलिश सरफेस हो, चाहे इरेगुलर हो, रफ सरफेस हो, आगे जाके स्फेरिकल सरफेसेस पढ़ेंगे उसमें हो, तो ये लॉज वैलिड है। जनरली बच्चों को कन्फ्यूजन ये होता है, स्टूडेंट को कन्फ्यूजन ये होता है कि रेगुलर रिफ्लेक्शन जब हो रहा है तब ये लॉज वैलिड है, और इरेगुलर रिफ्लेक्शन जब हो रहा है तब ये लॉज वैलिड नहीं है। तो चलिए जल्दी से इस कंफ्यूजन को भी थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं। जैसा कि स्क्रीन पे आप लोगों को दो रे डायग्राम दिख रहा होगा, एक रेगुलर के लिए, एक इरेगुलर के लिए। तो रेगुलर रिफ्लेक्शन के लिए पहले डिस्कस कर लेते हैं। तो ये पैरेलल इंसिडेंस रे आ रही है और ये पॉलिश सरफेस को स्ट्राइक कर रही है। जहां जहां पे स्ट्राइक कर रही है वो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस हो गया, वहां पे हम लोग क्या करते हैं, नॉर्मल ड्रॉ कर लेते हैं। तो N1, N2, N3 ये नॉर्मल हो गया। तो जो एंगल नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में बनता है वो होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस। हालांकि आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे नॉर्मल 1, नॉर्मल 2 एंड नॉर्मल 3 ये तीनों ही एक दूसरे के पैरेलल है। क्यों? क्योंकि मेरा सरफेस तो स्मूथ है, तो जब स्मूथ सरफेस पे हम लोग 90 डिग्री बनाएंगे तो ये 90 डिग्रीज वाले जो लाइन है ये आपस में पैरेलल होगी। तो अगर हम लोग मैथ्स का कुछ बेसिक सा कॉन्सेप्ट यूज करें तो मैं बोल सकता हूँ कि ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंसेस हैं सबके बराबर होंगे। तो एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं इसको बोलूँ 30 डिग्री, तो इसके लिए भी एंगल ऑफ इंसिडेंस 30 डिग्री हो जाएगा, इसके लिए भी एंगल ऑफ इंसिडेंस 30 डिग्री हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये नॉर्मल भी पैरेलल है। तो हालांकि एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है, तो जब मैं रिफ्लेक्टेड रे के लिए एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन लिखूंगा तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एंगल ऑफ इंसिडेंस के बराबर होता है। उस कॉन्सेप्ट से ये रिफ्लेक्टेड एंगल्स भी 30 डिग्री, 30 डिग्री और 30 डिग्री ही होंगे। तो जैसे ही रिफ्लेक्टेड रेज हम लोगों ने एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन मेजर किया तो ये भी सेम आ गए। तो ये जो रिफ्लेक्टेड रेज हैं ये पैरेलल टू ईच अदर होते हैं। तो इसके पीछे का कॉन्सेप्ट ये है। अब इरेगुलर वाला केस में चलते हैं। इरेगुलर वाले में क्या होगा कि इसमें भी पॉइंट ऑफ इंसिडेंस दिख रहा है, लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या है
कि द सरफेस इज रफ। तो अगर एक छोटे पार्ट को कंसीडर करें, सरफेस के एक छोटे छोटे पार्ट को कंसीडर करें, तो उनका ओरिएंटेशन हॉरिजॉन्टल से किसी किसी पर्टिकुलर एंगल पे है, वो सीधा हॉरिजॉन्टल लेवल पे नहीं है, कुछ कुछ एंगल पे इंक्लाइंड है, जिसके वजह से जब नॉर्मल ड्रॉ करेंगे तो वो नॉर्मल एक दूसरे के पैरेलल नहीं होंगी। तो इससे प्रॉब्लम क्या होगा? इससे प्रॉब्लम यह है कि लाइट रेस तो पैरेलल आ रही है, नॉर्मल मेरे पैरेलल नहीं है क्योंकि मेरा सरफेस का ओरिएंटेशन गड़बड़ है। तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, लेट्स से ये पहला वाला एंगल हम लोग अगर 30 मेजर करते हैं, दूसरा वाला एंगल जो है वो 30 के बराबर नहीं होगा, कुछ और होगा। लेट्स से कि हम लोग इसको 20 मान लेते हैं। क्यों? क्योंकि नॉर्मल तो उसके पैरेलल नहीं है। और जो थर्ड वाला है एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो इसको हम लोग मान लेते हैं ये 25 है। तो जब एंगल ऑफ इंसिडेंसेस अलग अलग आ रहा है सबके लिए, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी अलग अलग आएगा। तो पहले केस के लिए एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन अगर लिखेंगे लॉ के हिसाब से, तो पहला एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन मेरा 30 डिग्री आएगा, 30 के बराबर 30। दूसरे के लिए 20 के बराबर 20, और थर्ड के केस के लिए 25 के बराबर 25 आएगा। तो हर एक छोटे पार्ट के लिए लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन तो वैलिड है, लेकिन अब प्रॉब्लम क्या हुआ कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन सबके लिए बदल गया। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन पहले लाइट रे के लिए 30 है, फिर दूसरे के लिए 20, व तीसरे के लिए 25, जिसके वजह से क्या हुआ कि ये रिफ्लेक्टेड लाइट रेज एक दूसरे के पैरेलल नहीं है। और स्टूडेंट्स को लगता क्या है? स्टूडेंट्स को ये लगता है कि भाई इस पे लॉ वैलिड है, इस पे लॉ वैलिड नहीं है, इसीलिए जो है ये रिफ्लेक्टेड रेज पैरेलल नहीं है। ऐसा नहीं है, लॉ तो वैलिड है, लेकिन नॉर्मल का सरफेस के ओरिएंटेशन की वजह से नॉर्मल पैरेलल नहीं है, इस वजह से ऐसा चीज हो रहा है। तो आई होप इस रे डायग्राम से आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। चलिए तो आगे चलते हैं सेशन में और डिस्कस करते हैं न्यूमेरिकल्स, जो कि हम लोगों का आज के सेशन का आखिरी पार्ट है। तो जैसा कि आप लोगों को दिख रहा है कि हमारे पास 4 न्यूमेरिकल्स है, एक एक करके सबको डिस्कस करते हैं। तो पहला क्वेश्चन एकदम बेसिक सा क्वेश्चन है कि इंसिडेंट रे गिवन है, नॉर्मल दिख रहा है, रिफ्लेक्टेड रे दिख रहा है। जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है इसको 30 डिग्री मार्क्ड है, हमसे पूछ रहा है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होगा। तो अभी जस्ट हम लोगों ने पढ़ा है कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एंगल ऑफ इंसिडेंस के बराबर होता है, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी यहाँ पे 30 डिग्री हो जाएगा, जो कि बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। अब आते हैं सेकेंड क्वेश्चन पे। ये कॉन्सेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका यूज आगे जाके होगा भी कहीं कहीं पे। तो यहाँ पे मुझको इंसिडेंट रे दिख रहा है, और इंसिडेंट रे कैसे स्ट्राइक कर रहा है हमारे पॉलिश सरफेस को? 90 डिग्री पे। ये जो सिंबल है, सिंबल का मतलब है 90 डिग्री। तो इंसिडेंट रे इज स्ट्राइकिंग द सरफेस एट 90 डिग्री। अब इसमें हम लोगों से पूछा क्या जा रहा है? हम लोगों से पूछा जा रहा है कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बताओ। तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के लिए तो सबसे पहले एंगल ऑफ इंसिडेंस की जरूरत है, जो कि हमारे पास अभी दिया ही नहीं है। तो क्या होगा एंगल ऑफ इंसिडेंस? तो जनरली स्टूडेंट जब इस सिंबल को देखते हैं, सिंबल का मतलब मैक्सिमम स्टूडेंट को पता होता है 90 डिग्री, एंड व्हाट दे डू, वो लोग एंगल ऑफ इंसिडेंस को 90 डिग्री लिखते हैं और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 90 डिग्री लिख देते हैं, और जैसा ही ये करेंगे ये क्वेश्चन हो जाएगा गलत। तो कैसे इस क्वेश्चन को सही करेंगे? तो एंगल ऑफ इंसिडेंस जानने के लिए सबसे पहले क्या करना होगा कि हम लोग को नॉर्मल ड्रॉ करना पड़ेगा। तो नॉर्मल कैसे ड्रॉ करेंगे? जो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे हम लोग क्या करेंगे? एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे। तो जैसे ही हम लोग एक परपेंडिकुलर लाइन इस पॉइंट पे ड्रॉ करेंगे, तो नॉर्मल एन ड्रॉ कर लिया, तो हम लोग को क्या दिख रहा है कि नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में कोई एंगल बन ही नहीं रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर इंसिडेंट रे परपेंडिकुलर स्ट्राइक ना करके कुछ इस तरीके से स्ट्राइक करता, तो नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में कुछ ना कुछ एंगल बनता, लेकिन ऐसा तो सिचुएशन है ही नहीं। हमारा जो इंसिडेंट रे है वो क्या हो रहा है? 90 डिग्री पे स्ट्राइक कर रहा है सरफेस को। तो एक तरीके से देखा जाए तो इंसिडेंट रे और नॉर्मल ओवरलैप कर रहा है एक दूसरे को, तो दोनों के बीच में कितना एंगल बन रहा है? तो दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा है वो बन रहा है 0 डिग्री। एंगल बन ही नहीं रहा। तो जब एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी मेरा 0 होगा। तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जब 0 हुआ, इसका मतलब लाइट रे इसी पाथ पे बाउंस बैक कर जाएगी। तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन मेरा आएगा 0 डिग्री एंड लाइट विल बाउंस बैक और एंड रीट्रेस द पाथ। तो लाइट रे जब भी लाइट रे, इंसिडेंट लाइट रे परपेंडिकुलरली किसी सरफेस को स्ट्राइक करता है, तो लाइट रे क्या होता है? रिफ्लेक्ट करती है और रीट्रेस करता है पाथ को। तो ये हो गया बहुत ही इंपॉर्टेंट सा कॉन्सेप्ट। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, और इस क्वेश्चन में भी बच्चे बहुत ज़्यादा गलतियां करते हैं। चलिए देखते हैं क्या है इसमें। तो इंसिडेंट रे गिवन है, नॉर्मल रे भी दिख रहा है और रिफ्लेक्टेड रे भी दिख रहा है। एंगल यहाँ पे गिवन है 50 डिग्री। अब ये एंगल कौन सा है? ये एंगल हमको प्लेन मिरर से गिवन है। जनरली स्टूडेंट क्या करते हैं इसमें मिस्टेक कि एंगल ऑफ इंसिडेंस को लिख लेते हैं 50 डिग्री, जिसके हिसाब से एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी आ जाएगा 50 डिग्री, और ये हो जाएगा गलत।
क्यों? क्योंकि अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है द एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड द इंसिडेंट रे। नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का जो एंगल होता है वो होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस। नॉर्मल सरफेस पे होता है परपेंडिकुलर, 90 डिग्री के एंगल पे होता है। तो अगर ये एंगल 90 डिग्री है और ये मेरा एंगल 50 डिग्रीज है, तो ये वाला एंगल कितना होगा? तो मैं सिंपली क्या करूंगा, मैं 90 डिग्री से 50 डिग्रीज को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, तो बचेगा कितना? 40 डिग्रीज। तो इसका मतलब मेरा एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है? 40 डिग्रीज। तो जैसे ही एंगल ऑफ इंसिडेंस 40 डिग्री हो गया, तो मेरा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी कितना हो गया? मेरा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 40 डिग्रीज हो गया। तो इसका आंसर ये होगा। तो गलती यहाँ पे हम लोग का ये होता है कि हम लोग इस 50 डिग्रीज को ही एंगल ऑफ इंसिडेंस मान के चलते हैं। हमेशा ध्यान रखिएगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होता है नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का एंगल होता है, और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी जो होगा वो नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच का एंगल होगा। चलिए अब आखिरी क्वेश्चन पे चलते हैं सेशन के। इंसिडेंट रे दिख रहा है, नॉर्मल दिख रहा है, रिफ्लेक्टेड रे दिख रहा है। एंगल ऑफ इंसिडेंस कुछ वेरिएबल के टर्म्स में गिवन है। हम लोगों से पूछा क्या जा रहा है? बोल रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। तो हमको पता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आपस में तो बराबर होता है, तो दोनों का वैल्यूज हम लोग पुट कर देते हैं। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 2x - 3 एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज x + 5। अब क्या करेंगे, x को ले आते हैं इधर और -3 को उधर भेज देते हैं। तो दिस कैन फर्दर बी रिटन एज 2x - x = 5, -3 को उधर लेके चलेगा तो +3 हो गया। तो 2x - x हो गया x एंड 5 + 3 हो गया 8। तो x का वैल्यू मेरे पास आ गया 8। तो ये कुछ 4 बेसिक से क्वेश्चंस थे जिसके हेल्प से हम लोगों ने अपने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में और क्लैरिटी लाया। तो इसी के साथ इस सेशन को क्लोज करते हैं। मिलेंगे आपसे दूसरे सेशन में। टिल देन, गुड बाय एंड जय हिंद।